कोई पदार्थ क्या है, कितने तरह का होता है और खासकर मिश्रणों को अलग कैसे करते हैं, यही सब समझने की कोशिश करेंगे आज। हाँ, कोशिश रहेगी कि हम बिल्कुल बुनियादी बातों से शुरू करें। मतलब पहले पदार्थ की अवस्थाएं, फिर शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में क्या फर्क है, और फिर वो जो अलग करने के तरीके हैं उन पर बात करें। और वो नई अवस्थाएं भी तो हैं, प्लाज्मा और बीईसी। जी हाँ, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, उन पर भी आखिर में चर्चा करेंगे। बढ़िया। तो शुरू करते हैं सबसे जानी पहचानी अवस्थाओं से, ठोस, द्रव और गैस। इनमें मतलब मुख्य अंतर क्या होता है? देखिए, मुख्य अंतर है कणों की स्थिति, उनकी ऊर्जा और उनके बीच का खिंचाव, मतलब आकर्षण बल। ठोस में कण एकदम पास पास होते हैं, कसकर बंधे हुए, इसलिए हिलते डुलते कम है, तो उनकी गतिज ऊर्जा यानी किनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है। और खिंचाव। खिंचाव यानी आकर्षण बल सबसे ज्यादा, इसीलिए तो ठोस का अपना एक आकार होता है, एक आयतन होता है जो बदलता नहीं आसानी से। ठीक है, और गैस में फिर एकदम उल्टा होगा। हाँ बिल्कुल, गैस में कण बहुत दूर दूर भागते रहते हैं, उनमें ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है और एक दूसरे को खींचते लगभग हैं ही नहीं, मतलब आकर्षण बल ना के बराबर। तभी वो फैल जाती है पूरे कमरे में। सही, इसीलिए गैस का ना तो अपना कोई आकार होता है, न ही आयतन। जिस भी बर्तन में डालो उसी का आकार उसी का आयतन ले लेती है। और द्रव, वो इन दोनों के बीच में कहीं। हाँ, द्रव बीच की स्थिति है, कणों में थोड़ी दूरी होती है, ठोस से ज्यादा गैस से कम, उनमें ऊर्जा भी ठोस से ज्यादा गैस से कम होती है और आकर्षण बल भी बीच का ही रहता है। इसीलिए वो बहते हैं पर उनका आयतन फिक्स रहता है। बिल्कुल, आयतन निश्चित होता है पर आकार बर्तन के हिसाब से बदल जाता है। ठीक है, ये अवस्थाएं तो समझ आ गई। अब पदार्थ को उसकी बनावट के आधार पर कैसे बांटते हैं? हाँ, तो रासायनिक बनावट के हिसाब से देखें तो पदार्थ दो मुख्य तरह का होता है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ मतलब प्योर सब्सटेंस। जी, शुद्ध पदार्थ में सिर्फ एक ही तरह के कण होते हैं और उनका जो कॉम्पोजिशन है वो हमेशा फिक्स रहता है, बदलता नहीं। जैसे कि लोहा हो गया या सोना, पानी, चीनी, ये सब। बिल्कुल सही, ये सब शुद्ध पदार्थ हैं। अब शुद्ध पदार्थ भी दो तरह के होते हैं, वो कौन से? तत्व यानी एलिमेंट और यौगिक यानी कंपाउंड। तत्व मतलब सबसे सिंपल फॉर्म, जैसे ऑक्सीजन। हाँ, तत्व वो है जिसे और सरल चीजों में नहीं तोड़ा जा सकता किसी भी रासायनिक तरीके से, जैसे ऑक्सीजन, O2, लोहा Fe, सोना Au, ये सब तत्व है। और यौगिक, कंपाउंड। यौगिक तब बनता है जब दो या दो से ज्यादा तत्व एक निश्चित अनुपात में केमिकली जुड़ते हैं, जैसे पानी H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, या नमक NaCl सोडियम और क्लोरीन से। अच्छा, और इन्हें वापस तोड़ा जा सकता है? हाँ, यौगिकों को रासायनिक तरीकों से वापस उनके तत्वों में तोड़ा जा सकता है। पानी को तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बना सकते हैं। समझ गया। तो ये हुए शुद्ध पदार्थ। हम्म, अब दूसरा टाइप था मिश्रण यानी मिक्सचर। जी, मिश्रण जैसा नाम से ही लग रहा है, इसमें दो या ज्यादा पदार्थ बस मिले होते हैं, किसी भी अनुपात में। उनके बीच कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनता। मतलब फिजिकली मिक्स होते हैं। हाँ, कह सकते हैं। और इनकी कोई फिक्स बनावट या कंपोजिशन नहीं होती। आप कम चीनी मिलाएं या ज्यादा, वो रहेगा मिश्रण ही। अच्छा। और मिश्रण भी अलग अलग तरह के होते हैं। हाँ, मिश्रण भी दो तरह के होते हैं, समांगी यानी होमोजीनस और विषमांगी यानी हेट्रोजीनस। समांगी, होमो मतलब एक जैसा, जैसे चीनी और पानी का घोल, सब एक सा दिखता है। बिल्कुल सही। समांगी मिश्रण में घटक इस तरह घुल मिल जाते हैं कि पूरा मिश्रण एक जैसा ही दिखता है। आप उसमें अलग अलग चीजें पहचान नहीं सकते। कोई और उदाहरण? हवा। हवा भी कई गैसों का समांगी मिश्रण है। या पीतल, जो तांबे और जस्ते का ठोस मिश्रण है। इन्हें विलयन भी कहते हैं। विलयन। सोल्यूशन। हाँ, विलयन में कण इतने छोटे होते हैं, मतलब 1 नैनोमीटर से भी कम, कि वो दिखते नहीं और वो टिंडल प्रभाव भी नहीं दिखाते। टिंडल प्रभाव वो क्या होता है? टिंडल प्रभाव मतलब जब प्रकाश की किरण किसी मिश्रण से गुजरती है तो क्या वो फैलती है, उसका रास्ता दिखता है। विलयन में कण इतने छोटे होते हैं कि वो प्रकाश को फैलाते नहीं। ओके। और विलयन में दो चीजें होती है ना, विलेय और विलायक। हाँ, विलय सोल्यूट वो है जो घुलता है, कम मात्रा में होता है अक्सर। और विलायक सॉल्वेंट वो है जिसमें घोला जाता है, ज्यादा मात्रा में होता है, जैसे चीनी पानी में। चीनी विलय, पानी विलायक। अच्छा, ये सांद्र और तनु विलयन भी कुछ होता है? हाँ,
वो विलय की मात्रा पर निर्भर करता है। अगर विलायक की तुलना में विलय ज्यादा है तो वो सांद्र विलयन है। अगर विलय बहुत कम है तो तनु विलयन। और संतृप्त, सैचुरेटेड। संतृप्त विलयन वो होता है जिसमें किसी दिए गए तापमान पर और ज्यादा विलय नहीं घोल सकता, मतलब घोलने की सीमा आ गई। समझ गया। तो ये तो हुए समांगी मिश्रण। अब विषमांगी, हेट्रोजिनस। विषमांगी मिश्रण में घटक अलग अलग रहते हैं और पूरी बनावट एक जैसी नहीं दिखती। आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें अलग अलग चीजें मिली हैं। जैसे पानी में रेत या तेल और पानी। बिल्कुल, ये विषमांगी है। अब इसमें भी दो खास तरह के मिश्रण हैं जो हमें पता होने चाहिए: निलंबन सस्पेंशन और कोलॉइड। कोलॉइड, निलंबन, सस्पेंशन। ये शायद वो है जिसमें कण थोड़े बड़े होते हैं और अगर छोड़ दें तो नीचे बैठ जाते हैं, जैसे मिट्टी वाला गंदला पानी। एकदम सही। निलंबन में कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। वो आसानी से दिख जाते हैं और गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे बैठ जाते हैं। और कोलॉइड, ये क्या बला है? कोलॉइड बड़ा दिलचस्प है। इसके कण विलयन से तो बड़े होते हैं लेकिन निलंबन से छोटे, मतलब 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच। अच्छा, तो ये दिखते कैसे हैं? ये देखने में अक्सर समांगी लगते हैं, मतलब एक जैसे, जैसे दूध या स्याही या शेविंग क्रीम, धुंध। पर असल में होते विषमांगी हैं। कण इतने छोटे होते हैं कि नीचे नहीं बैठते आसानी से। तो इनमें और विलियन में क्या फर्क हुआ फिर? मुख्य फर्क है टिंडल प्रभाव। कोलॉइड के कण विलयन के कणों से थोड़े बड़े होने के कारण प्रकाश के किरण को फैला देते हैं। अगर आप टॉर्च की रोशनी दूध के ग्लास से गुजारेंगे तो आपको रोशनी का रास्ता दिखेगा। ये टिंडल प्रभाव है। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है। दूध एक कोलॉइड है और टिंडल प्रभाव दिखाता है। ठीक है। अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, इन मिश्रणों को अलग कैसे करें? ये परीक्षाओं में बहुत आता है। हाँ, ये सेपरेशन टेक्निक्स काफी पूछी जाती हैं। कई तरीके हैं और कौन सा तरीका इस्तेमाल होगा ये मिश्रण के घटकों के गुणों पर निर्भर करता है। जैसे सबसे आम वाला, नमक और पानी। हाँ, अगर एक घुलनशील ठोस को द्रव से अलग करना हो, जैसे नमक को पानी से, तो सबसे आसान है वाष्पीकरण। पानी को गर्म करके भाप बना दो, नमक पीछे रह जाएगा। ठीक है। और वो जो वॉशिंग मशीन जैसा गोल गोल घुमाते हैं लैब में? उसे अपकेंद्रण कहते हैं। बहुत तेजी से घुमाने पर घनत्व के आधार पर चीजें अलग हो जाती हैं। भारी कण नीचे बैठ जाते हैं, हल्के ऊपर आ जाते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? जैसे दूध से क्रीम निकालने में या ब्लड और यूरिन टेस्ट में, अलग अलग घटकों को अलग करने के लिए लैब में। अच्छा, और अगर दो ऐसे द्रव हों जो घुलते नहीं आपस में, जैसे तेल और पानी? उनके लिए पृथक्करण कीप का इस्तेमाल करते हैं। ये एक खास तरह की कीप होती है जिसमें नीचे नल लगा होता है। मिश्रण को इसमें डालकर छोड़ देते हैं। तेल हल्का होने के कारण ऊपर आ जाता है, पानी भारी होने के कारण नीचे। फिर नल खोलकर पहले पानी निकाल लेते हैं, फिर तेल। सिंपल। अच्छा, कुछ चीजें होती हैं जो गर्म करने पर सीधे गैस बन जाती हैं, द्रव नहीं बनती, जैसे कपूर। हाँ, अमोनियम क्लोराइड भी ऐसा ही है। तो अगर कपूर और नमक का मिश्रण हो, उसे कैसे अलग करेंगे? उसके लिए ऊर्ध्वपातन विधि है। मिश्रण को गर्म करेंगे तो कपूर सीधे भाप बन जाएगा। इस भाप को कहीं और इकट्ठा करके ठंडा कर लेंगे तो वापस ठोस कपूर मिल जाएगा। नमक वहीं नीचे रह जाएगा। ये भी बढ़िया है। अच्छा, अगर दो ऐसे द्रव मिले हों जो घुल जाते हैं, पर उनके उबलने के तापमान मतलब क्वथनांक अलग-अलग हों, जैसे एसीटोन और पानी। उसके लिए आसवन तकनीक है। मिश्रण को गर्म करते हैं, जिसका क्वथनांक कम होता है, जैसे एसीटोन का पानी से कम है, वो पहले भाप बनकर उड़ेगा। फिर उस भाप का क्या करते हैं? उस भाप को एक ठंडी नली से गुजारते हैं, जिसे कंडेंसर कहते हैं। वहां वो ठंडी होकर वापस द्रव बन जाती है और उसे अलग बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं। पानी पीछे रह जाता है। और अगर क्वथनांक बहुत पास-पास हों तो? तब प्रभाजी आसवन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक खास कॉलम लगा होता है जो उन्हें और अच्छे से अलग करता है। जैसे पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल वगैरह अलग करने में ये यूज होता है। एक और नाम सुना मैंने, क्रोमेटोग्राफी। ये क्या चीज़ है? क्रोमैटोग्राफी बहुत ही पावरफुल तकनीक है। खासकर तब काम आती है जब एक ही विलायक में कई चीजें घुली हों और उन्हें अलग करना हो। जैसे? जैसे काली स्याही, वो असल में कई रंगों का मिश्रण होती है।
क्रोमैटोग्राफी से उन रंगों को अलग-अलग किया जा सकता है, या फिर खून में ड्रग्स का पता लगाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। ये काम कैसे करती है? ये इस सिद्धांत पर काम करती है कि अलग-अलग पदार्थ किसी सतह पर अलग-अलग तरह से चिपकते हैं या सोखे जाते हैं। एड्सॉर्प्शन और विलायक के साथ अलग-अलग गति से आगे बढ़ते हैं, तो वो अलग-अलग हो जाते हैं। काफी तरीके हैं मतलब। हाँ, और ये सब बहुत उपयोगी है इंडस्ट्री और लैब में। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हो गई सामान्य अवस्थाएं और मिश्रण, पर वो जो दो और अवस्थाओं की बात हुई थी, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जी हाँ, प्लाज्मा को पदार्थ की चौथी अवस्था माना जाता है। चौथी अवस्था, ये कैसी होती है? ये बहुत ही ज्यादा ऊर्जा वाली अवस्था है। सोचिए, गैस को और ज्यादा गर्म किया जाए, इतना कि परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन ही अलग हो जाए, तो बचते हैं आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसी आयनित गैस को प्लाज्मा कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? हमारे सूरज और दूसरे तारे, वो सब प्लाज्मा अवस्था में ही है। बिजली जब कड़कती है, उसमें भी प्लाज्मा बनता है। ट्यूबलाइट और नियॉन साइन बल्ब में भी प्लाज्मा होता है। अच्छा, और इसके गुण? ये बिजली का बहुत अच्छा सुचालक होता है और अक्सर चमकता है। दिलचस्प। और वो पांचवी अवस्था, जिसका नाम भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस पर है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी। हाँ, बीईसी, पदार्थ की पांचवी अवस्था। इसकी भविष्यवाणी सत्येंद्र नाथ बोस ने 1924 में की थी, जिसे आइंस्टीन ने और आगे बढ़ाया। और ये बनती कैसे है? ये तब बनती है जब बोसॉन नाम के कणों की एक गैस को बहुत ही कम घनत्व पर परम शून्य तापमान के बहुत बहुत करीब ठंडा किया जाता है। परम शून्य मतलब कितना ठंडा? लगभग -273.15 डिग्री सेल्सियस। वो तापमान जहां सैद्धांतिक रूप से कणों की सारी हरकत रुक जाती है। इस तापमान के बेहद करीब ले जाकर बीसी बनता है। बाप रे, इतना ठंडा? हाँ, और इस अवस्था में सारे परमाणु मिलकर एक सुपर एटम जैसा व्यवहार करने लगते हैं। इसे पहली बार लैब में 1995 में बनाया गया था। और नोबेल प्राइज भी मिला था शायद। जी हाँ, कॉर्नेल, विमन और कैट्रेल को 2001 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था बीईसी को प्रायोगिक रूप से बनाने और उसके गुणों का अध्ययन करने के लिए। कमाल है। तो मतलब पदार्थ की दुनिया जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। ठोस, द्रव, गैस के अलावा प्लाज्मा और बीसी भी हैं। बिल्कुल, और ये समझना हमारे लिए, खासकर परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए तो बहुत जरूरी है ही, साथ ही अपने आसपास की दुनिया को बेहतर समझने में भी मदद करता है। हाँ बिल्कुल। तो आज हमने पदार्थ की अवस्थाओं, उसके वर्गीकरण, शुद्ध पदार्थ, मिश्रण, फिर समांगी, विषमांगी, विलयन, कोलाइड, निलंबन, इन सबको समझा। और साथ ही मिश्रणों को अलग करने की खास विधियां भी देखीं, वाष्पीकरण से लेकर क्रोमैटोग्राफी तक। और अंत में प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जैसी अनोखी अवस्थाओं पर भी बात की। जी, पदार्थ की इन अवस्थाओं और पृथक्करण की विधियों के दैनिक जीवन में और क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं, आप क्या सोचते हो? कमेंट में जरूर बताएं। और एक सवाल मैं छोड़ना चाहूंगी सोचने के लिए, क्या भविष्य में पदार्थ की और भी अवस्थाएं खोजी जा सकती हैं? और अगर हाँ, तो उनके गुण क्या हो सकते हैं? इस पर विचार कीजिएगा।